शांति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, पर पश्चिम इसको इतनी आसानी से नहीं मानता क्योंकि उनको तो प्रमाण चाहिए और साथ साथ वो अपनी राय भी दे सकता है कि क्यों नहीं आप ऐसा फैसला करते हैं, क्यों नहीं आप इस तरीके से फैसला कर लेते हैं। देखा जाए तो श्री कृष्ण जो थे वो सबसे पहले कंसिलेटर थे। इसमें कोई नहीं कहता कि आप सही हैं आप गलत। एडजुडिकेटरी प्रोसेस में हमेशा ये हो रहा है, वन ऑफ द पार्टी इज ऑलवेज स्लाइटली अनहैप्पी। द कोर्ट विल डिसाइड, द लॉयर्स पार्टिसिपेट and the court will adjudicate whether he is right or wrong. I have yet to come across के settlement करने के बाद किसी ने challenge किया। That's really good. The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं मीडिएशन लॉ पे, जो कि अभी हाल में 2023 में लागू किया गया है। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश की एक जानी मानी हस्ती, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर जे.एम. शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो धन्यवाद राज ऐश्वर्या। सर, सबसे पहले तो मीडिएशन एक्ट 2023, इस पे तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मीडिएशन क्या है एंड ये कब से शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, मेडिएशन जो है जब से ह्यूमैनिटी बड़ी हुई है, जब से सभ्यता बनी है, उस सभ्यता के बाद जब भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो कोई एक आदमी मददगार होता है जो आपकी मदद करता है कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर दी जाए। दैट इज बेसिकली मेडिएशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे हिंदुस्तान में आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जहां आपको मेडिएशन का इस्तेमाल हुआ है या जिसमें सामंजस्यता फैसला कराने की कोशिश करी है। सबसे पुराना और सबसे पहला तो आपका श्री कृष्ण का है महाभारत में। अच्छा। जब श्री कृष्ण जी ने महाभारत में जब सब चीज़ें तैयार हो गई, देन ही ऑल्सो सेड कि एक बार फैसला करने का कोशिश करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति हो, शांति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पीस जो है वो मेडिएशन से आ सकती है। और अभी हम बात करेंगे, नाउ वी आर कॉलिंग इट एज ए पीस ज्यूरिस्प्रूडेंस मेडिएशन। ओके। उसके बाद एक दो किस्से और मिलते हैं, बट आपके लिए मैं बताऊं कि गौतम बुद्ध ने मेडिएशन किया था। क्या कहानी थी? गौतम बुद्ध ने, दो राजा थे, उनके बीच में नदी के जल को बंटवारे को लेके आपस में दोनों के बीच में युद्ध होने की स्थिति आ गई थी। लेकिन गौतम बुद्ध के प्रयास से दोनों के बीच में फैसला हुआ कि नहीं भाई, थोड़ा पानी वो ले लेंगे, थोड़ा पानी वो ले लेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका रिकॉर्ड है, क्योंकि पश्चिम में ये तो हमारे यहाँ किंवदंतियां हैं, कहानी हैं, हम मानते हैं इस बात को, पर पश्चिम इसको इतनी आसानी से नहीं मानता क्योंकि उनको तो प्रमाण चाहिए। अच्छा। और हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिल सकता है तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता। वो सबसे पहले हिंदुस्तान में मेडिएटर होंगे रिकॉर्डेड, जिन्होंने रिकॉर्डेड सेटलमेंट किया है। और ये एक सेटलमेंट हुआ है एक राजा टोडरमल और उनके परिवार के सदस्यों के बीच में। और ये रिटन डॉक्यूमेंट, जहाँ काशी नरेश ने तुलसीदास जी को मध्यस्थ बनाया, और उस मध्यस्थ का जो सेटलमेंट है वो आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के म्यूजियम में है। इट्स अ रिकॉर्ड, तो वो देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले मध्यस्थता का जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो तुलसीदास जी का है जी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो मॉडर्न एरा में भी मतलब ये कब से स्टार्ट हो, जब से ये कानून बना है, तो मीडिएशन तब कब से लागू किया गया है भारत में? देखिए, मध्यस्थता या मेडिएशन के लिए इंडिया में स्टैट्यूटरीली सबसे पहले तो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था, अगर हो तो वो बेसिकली प्रयास ये था, कंसिलिएशन वर्ड यूज किया गया था। तो जो कंसिलिएशन आया, तो वहाँ कंसिलिएशन है बिटवीन लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कैसे फैसला किया जाए। तो 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है। फिर उसके बाद दोबारा जो हमारे यहाँ सबसे पहले आया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आया 1996 का, तो वहाँ कंसिलिएशन है। और फिर 89 सीपीसी में हमारा जो पुराना जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें एक सेक्शन 89 है।
सेक्शन 89 स्पेसिफिकली ये कहता है कि जो भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें उन्होंने आर्बिट्रेशन दिया, कंसीलिएशन दिया और मेडिएशन दिया। तो मेडिएशन का देखा जाए तो शब्द पहली बार वहां आया। कंसीलिएशन और मेडिएशन में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जो अंतर है वो बेसिकली ये है कि आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट में जो भी कंसीलिएटर होता है वो प्रयास करता है दोनों पक्षों के बीच में फैसला कराने के लिए, और साथ साथ वो अपनी राय भी दे सकता है कि क्यों नहीं आप ऐसा फैसला करते, क्यों नहीं आप इस तरीके से फैसला कर लेते, और आपके लिए कि ये फैसला क्या होगा। वो फैसला दोनों के लिए, दोनों पक्ष माने या नहीं माने, वो बात दिखी जा सकती है। देखा जाए तो श्री कृष्ण जो थे वो सबसे पहले कंसीलेटर थे। कंसीलेटर थे, उन्होंने प्रपोज दिया था कि अगर मेरे को 5 इनको गांव ही दे दीजिए तो ये सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानेंगे, नहीं पूरी बात हुई। मेडिएशन में जो मेडिएटर है वो दोनों पार्टीज की बातें सुनता है और सिर्फ वो फैसिलिटेट करता है, दोनों को प्रयास करता है अलग अलग समझाने की, बात करने की, कि वो दोनों आपस में किसी एक समझौते के उस पर आ जाए और वो समझौता उनसे निकल के आए। ओनली ए फैसिलिटेटर। मेडिएशन इज ए बेसिकली ए facilitation providing the parties to arrive at a amicable settlement. Okay. While in conciliation, the conciliator, apart from facilitating, he can always give him his own proposals also. But in mediation, it should not be there. What about arbitration? Like ये भी एक alternative है, ADR का पार्ट ही है। तो major difference in mediation, arbitration ये कब लिया जाए, मतलब कब करे जाते हैं? देखिए, you are right in asking. Arbitration, mediation और conciliation, all three are part of ADRs, alternate dispute resolution. जो courts हैं, courts are basically adjudicating authority. Arbitration fall करता है adjudicating system पे, जहाँ adjudicating system में ये कहा जाता है कि between dispute arise हुआ between A and B, और उसके बाद court ये तय करती है कि no A party is right, B party is wrong, और B party is right, A party is wrong. Arbitration is an informal system of court, but it is still an adjudicatory system. Okay. Arbitration में both parties agree and they say कि we appoint a person, maybe a retired judge or some other reputed person, to be an arbitrator. Arbitrator भी तय करता है, तो adjudicate करता है. Mediation और conciliation, they are not adjudicatory process. इसमें कोई नहीं कहता कि आप सही हैं, आप गलत हैं. ये सिर्फ मेडिएशन और कंसिलेशन में दोनों पार्टीज, मेडिएटर या कंसिलेटर प्रयास करता है कि दोनों पार्टी से कि वो एक सेटलमेंट पे अराइव कर लें, आ जाएं, मिल के बैठें और एक फैसला कर लें किसी भी समस्या का समाधान के लिए। तो ये एडजुडिकेटरी सिस्टम है, ये फैसला कराने के लिए। तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है। भले ही आर्बिट्रेशन इनफॉर्मल है, लेकिन है वो एडजुडिकेटरी। तो जैसे आर्बिट्रेशन में न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात होती है, तो वो मेडिएशन में क्रॉस बॉर्डर सिंगापुर कन्वेंशन है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ओह, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट आर्बिट्रेशन तो बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पुराना प्रोसेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस है, एडजुडिकेटिंग प्रोसेस है। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इट वाज बीइंग फॉलोड। 1958 में एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन हुई। न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने सबसे पहले ये किया कि जो दो एंटिटीज, ए कॉर्पोरेट और बी कॉर्पोरेट, देयर कुड बी एन ए पर्सन एंड ए बी पर्सन, दे आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, jurisdictions. Say like A is living in India, B is living in US. तो both of them बिजनेस, आज दुनिया जो है वो बिल्कुल एक गांव की तरह से हो गई है। इतना इंटरेक्शन एक दूसरे का हो गया है कि जाना आना, जिस तरीके से व्यापार होता है, आप सामाजिक एक्सचेंजेस होते हैं, रिश्ते बनते हैं, शादी ब्याह जो भी कुछ है, उसके बाद उनमें जब भी डिसएग्रीमेंट होता है तो उसमें आर्बिट्रेशन में न्यूयॉर्क कन्वेंशन की महत्ता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने सेटलमेंट हुआ या जो भी आर्बिट्रेशन का एडजुडिकेशन हुआ वो दूसरे बॉर्डर्स पे होके भी एक्सेप्ट किया जाएगा। एवरी कंट्री विल रिकॉग्नाइज।
नाउ रिसेंटली दैट इज इन आई थिंक 22 है 22 न्यूयॉर्क सिंगापुर कन्वेंशन है. सिंगापुर कन्वेंशन हुई, इट इज ऑन सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन. सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन में इंडिया वाज ए पार्टिसिपेंट. इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर करीब 22-24 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है, तो दे आर पार्ट ऑफ इट. अगर कोई भी दो पार्टीज मिलके आपस में एक सेटलमेंट करते हैं, भले वो दूसरे कंट्रीज में रहते हो, वो सेटलमेंट किसी भी कंट्री में, in any of the country, can be enforced as a decree, as an award, just like arbitration award है. तो वो सेटलमेंट जो है वो मान्यता प्राप्त होगा और वो किया जाएगा. तो सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो मेडिएशन के लिए एक बहुत मील का पत्थर है. वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में याद किया जाएगा जो आर्बिट्रेशन को प्रैक्टिस करते हैं. And it has opened a new avenue for young lawyers also. They can go for a mediation practice. Okay. तो सर मेडिएशन के ऑलरेडी गवर्निंग लॉज थे, तो फिर उसके लिए अलग से मेडिएशन एक्ट 2023 क्यों लाया गया? क्या एडवांटेजेस हैं इसके, आई मीन जब से ये लॉन्च किया है? देखिए, अभी तक जो 89 सीपीसी आया उसमें मेडिएशन खाली था जी, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट था. तो मेडिएशन एज सच उसका कोई कोडिफाइड या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं थे. इवन जब बिटवीन 96 टू 23 जब मेडिएशन एक्ट आया है, उससे पहले तक हम भी प्रयास से करते थे, पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हुआ तो हम उनका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में सेटलमेंट करते थे, ना कि मेडिएशन में. नाउ अब मेडिएशन एक्ट आने के बाद मेडिएशन एज ए सिस्टम, एज ए प्रोसेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड. और मेडिएशन में जो भी सेटलमेंट होगा, वो सेटलमेंट में ये मेडिएशन एक्ट सब चीजें देखता है. एक मेडिएशन काउंसिल बनेगी. मेडिएशन सेटलमेंट का जब कभी भी दो पार्टीज आपस में होंगे, एग्री करते हैं, तो वो एक रिक्वेस्ट करेंगे एग्रीमेंट से कि मेडिएटर अपॉइंट करते हैं. फिर उनका जो अवार्ड होगा, उस अवार्ड में that will be settlement will be known as a decree, that will be part of decree, and that can be executed just like in under arbitration and conciliation act. Okay, and अगर सेटलमेंट होता है अगर दो पार्टीज के बीच में, तो ऐसा भी है कि अगर एक पार्टी अग्री नहीं करे तो वो विड्रॉ कर सकता है खुद को? Yes, ये absolutely I think Aishwarya, you have put a very good question. ये मेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है जो और किसी में नहीं है. किसी भी मेडिएशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी वहाँ उस पर सेटलमेंट होगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा. दूसरा, जो भी पार्टी, ये सेटलमेंट में पार्टीज जो हैं उन पे फोकस है, प्राइमेसी उन पे है. इन आर जुडिशियल प्रोसेस, इफ यू कंसिडर इट जस्ट इन ए जुडिशियल प्रोसेस, द केस इज बीइंग फाइल्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. Client comes, he gives handover papers to the counsel. Counsel prepares, he files, he argues. Client is just sitting. The court will decide, the lawyers participate, and the court will adjudicate whether he is right or wrong. Now, इस सारे adjudicating process में client का रोल बहुत कम है. जबकि सारा dispute और जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो उसको पता है. मेडिएशन में सारा का सारा इट इज क्लाइंट सेंट्रिक. क्लाइंट के हाथ में है, उसका निर्णय है, उसका पार्टिसिपेशन है, उसका अधिकार है कि वो उस फैसले को करे या नहीं करे. उसको ये लगता है कि ये फैसला ठीक हो रहा है, मेरे हित में है, उस सबसे अच्छा हित तो उसका अपना लगता है. उसको पता होगा कि मेरे हित में क्या है. एडजुडिकेटरी प्रोसेस में हमेशा ये हो रहा है, वन ऑफ द पार्टी इज ऑलवेज slightly unhappy. You say कि look sir, okay, court has decided against me, but it has not considered this. I have yet to come across a case where the client is absolutely satisfied with whatever the court has adjudicated. He would say कि sir इसका review हो सकता है क्या? ऐसा भी होता है सर कि अगर एक टाइम पे मेडिएशन के थ्रू वो मान भी जाते हैं, मगर बाद में विड्रॉ कर लेते हैं, एंड सेटलमेंट एग्रीमेंट जो बनता है उससे भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? लुक, चैलेंज किया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं, ऑप्शन है. क्योंकि चैलेंज इसलिए किया जाता है कि कभी भी फ्रॉड हुआ हो, किसी के साथ धोखा हो गया हो, या उसको पूरी बातें नहीं बताई गई हो, उसको पूरा समझ नहीं गया हो, तो वो फ्रॉड के उस पर कहता है. मेडिएशन एक्ट में भी ये प्रोविजन है.
बट मुझे भी करीब 20 साल के करीब हो गए मेडिएशन करते हुए. आई हैव येट टू कम अक्रॉस के सेटलमेंट करने के बाद किसी ने चैलेंज किया. That's really good. That's a good जब achievement. सेटलमेंट हो गया और ऑन लाइटर साइड इट इज बीइंग सेड के वो सेटलमेंट जिससे दोनों पार्टी थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड सेटलमेंट, क्योंकि दोनों पार्टी थोड़े थोड़े असंतुष्ट हैं, इसलिए वो सबसे अच्छा है. So क्या प्री लिटिगेशन मेडिएशन जो होता है, ये लिटिगेशन के पहले मेडिएशन होना इज कंपल्सरी की, मतलब लाइक उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब जाके मेडिएशन को एक सहारा बनाया जाता है? पश्चिमी देशों के अंदर ये चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ी रिसेंटली ज्वाइन किया गया है. जैसे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में उन्होंने बनाया है कि देयर हैज टू बी ए प्री लिटिगेशन मेडिएशन and the party should resolve it. I want to ask, like, what are the benefits of mediation over litigation? Oh, of course. As I put it, this is the first is it is the party centric. B, the party is himself decides it. He himself is the player, the one who has created the problem. He will himself try to find a resolution for it. Okay. C, there will be absolute satisfaction. And the last but not least, which is we are going to, we always put it, mediation is a peace jurisprudence. Mediation जब कभी भी होगा तो पार्टी संतुष्ट होएगी, और जब कभी भी संतुष्टि होएगी तो वहाँ शांति होगी, और जब कभी भी शांति होगी तो वहाँ प्रोग्रेस होएगी. तो we always call it adjudicatory process में it gives a finality. रादर ये पश्चिमी भी उस देशों में भी हुआ है. तो वी इन इंडिया प्रमोट एज ए मेडिएटर एज ए पीस ज्यूरिस्प्रूडेंस. इससे शांति आएगी, यहाँ शांति होगी तो वहाँ प्रोग्रेस होएगी. तो कैसे केसेस में होता है मेडिएशन, मतलब मेडिएशन में मोस्टली किन केसेस में मेडिएशन किए जाते हैं, और व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द केसेस, मतलब कैसे केसेस में ये बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है मेडिएशन की? देखिए, जहाँ तक जो मैटर्स जहाँ लॉ की इंटरप्रिटेशन है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन है, सीरियस ऑफेंसेस हैं, से लाइक डिकॉइटी है, मर्डर है, हेनस ऑफेंस है, रेप है, डिकॉइटी, मर्डर, उसमें वेयर देयर आर ऑफेंसेस व्हिच आर अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज, उनमें मेडिएशन नहीं होता. बट से लाइक कमर्शियल मैटर्स, जहाँ कहीं भी व्यापार है और संबंध के ऊपर है कि साहब हमें ये बिजनेस करना है, नहीं करना है, उनके लिए मेडिएशन बहुत अच्छा है. बैंक्स के साथ क्लाइंट्स का इंटरेक्शन है, प्रॉपर्टी परचेजर है, बिल्डर के साथ है. देन दूसरा, जहाँ रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे इट कुड बी वाइफ हस्बैंड, मैट्रिमोनियल इज मेन हेड. मैट्रिमोनियल में तो बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है, और धीरे धीरे अब ये प्रोग्रेस हो रही है कि पीपल आर टेकिंग ए कॉल कि मेडिएशन के सहारे सेटलमेंट कर लिया जाए. बीट सेटलमेंट इज पीसफुल. द आइडियल सेटलमेंट फॉर ए मैट्रिमोनियल इज टू लिव टुगेदर, बिकॉज इट इज दे हैव टेकन ए कॉल, लिविंग टुगेदर इज बेस्ट. बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, कोई बच्चे हैं या किस तरीके से. लेकिन अगर बेस्ट नहीं मिल रहा तो देन सेकंड बेस्ट इज पार्टिंग पीसफुली. That's right. तो दैट्स रिजॉल्विंग. तो ये है. देन एक फैमिली मैटर्स हैं, जैसे भाई भाई का पार्टीशन सूट है, ब्रदर सिस्टर डिस्प्यूट है, नेफ्यू अंकल का है या इस तरीके का है, इवन दो नेबर्स हैं, उनका किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो गया. तो सेटलमेंट इज ऑलवेज गुड. Settlement is always better for their growth. So what is mediation in criminal jurisprudence? Look, criminal jurisprudence में mediation जो है, it has got its role, but it is regulated. Okay. It is regulated. It's not like in mediation, in matrimonial matters you have a little wider space, but in criminal jurisprudence जो पुरानी CRPC थी उसमें और नई जो संहिता बनी है, इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस करके कैटेगरी है. कंपाउंडेबल मींस के जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जिनमें बहुत बड़े ऑफेंसेस नहीं हैं, जहाँ बड़े ऑफेंसेस बड़े नहीं हैं, पब्लिक ऑफेंसेस में नहीं है, से लेके
पब्लिक एम्बेजलमेंट नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, डेकॉइटी नहीं है, किसी छोटे ऑफेंसेस हैं, उनमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पहले से ही है। लेकिन मीडिएशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऑफेंसेस के अंदर आने के बाद कुछ, और जैसी ऑफेंस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, जहां उन्होंने थोड़े से हियनस ऑफेंसेस को भी उन्होंने एक वेरी स्मॉल निश कार्व आउट की है। When there is a general principle that in heinous offenses it can't be, that's the one thing, which is offenses against the public, there can't be any mediation. However, whenever that heinous offense is in because of the relationship, say like I give you an example, between wife husband, 498A, earlier 498A is a taking dowry और स्पाउस को आप परेशान करना या हर्ट करना या इस तरीके से, इट्स नॉट ए कंपाउंडेबल ऑफेंस। बट इफ इन ए मीडिएशन, इफ ए सेटलमेंट टेक्स प्लेस, तो देन कोर्ट्स आर ओपन टू क्वाश 498A ऑल्सो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि एक दो ब्रदर्स का डिस्प्यूट था और उसमें बात पे किसी पे झगड़ा हो गया और एक को ज़्यादा चोट आ गई। तो जब ज़्यादा चोट आ गई तो देर सेट द 307 ओल्ड IPC का, दैट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर, उस पे कोर्ट ने सेटलमेंट के लिए, मेडिएशन के लिए भेजा। फॉर्चुनेटली हमारे प्रयास से, ऑफ कोर्स उसमें आई वाज नॉट ए मीडिएटर, आई वाज एन एडवोकेट। आई वाज नॉट ए मीडिएटर, आई वाज एन एडवोकेट, बट डेफिनेटली वी परसुएडेड क्लाइंट्स पे, बीच में हुआ, उन दोनों सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट होने के बाद शांति से दोनों भाई अलग अलग करके रह रहे हैं। बस सर, इसमें आपने जैसे बताया कि हीनियस ऑफेंस में नहीं होती है मेडिएशन, तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर इज लाइक वन ऑफ द पार्ट, या दैट्स इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। बट कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का भी है, इफ आई राइटली रिकलेक्ट, इट इज 2014 SCC है, स्टेट नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आई राइटली रिकलेक्ट दिस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जैसे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी हियनस ऑफेंस है उसमें सबसे पहले देखना है कि रिलेशनशिप का है। ओके, सपोज करिए दो भाइयों के बीच में हुआ है, वाइफ हस्बैंड के बीच में हो गया, बी बिल्कुल जैसी शुरुआत हुई, ऑफेंस रजिस्टर हुई, तभी प्रयास किए गए और बैकग्राउंड है, कोई एक स्पर ऑफ मोमेंट में एक ही इंजरी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तब वो कंसिडर किया जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल प्रिंसिपल ये है कि पब्लिक ऑफेंसेस में नहीं होगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक, सीनियर्स ऑफेंसेस, उसमें सेटलमेंट नहीं होगा। लेकिन एक बहुत छोटी सी विंडो सुप्रीम कोर्ट ने खोली, बहुत छोटी सी, विच आई थिंक इट्स ए बिगनिंग, कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी सेटलमेंट की कोशिश की जा सकती है। ओके, और कोर्ट उसमें एनकरेज करती है, दैट्स ए जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सर ऐसे भी कुछ प्रोविजंस है इस एक्ट में जिसमें पार्टीज को इंटरिम प्रोटेक्शंस दी जाती है? दे सकती है कोर्ट, तो डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल केस के ऊपर, एंड डिपेंड्स अपॉन दैट, लाइक उनका मैटर कैसा है, मतलब एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल जैसे किस मैटर्स में ऐसा मतलब आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है इसमें? देखिए, कोर्ट अगर ये समझती है, प्रोटेक्शन इन द सेंस, प्रोटेक्शन इज फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी और बेल, और क्या पूछना, जुडिशियल कस्टडी, यस। तो अगर नेचुरली दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट की बात चल रही है, तो कोर्ट ये चाहती है कि कोई भी एक पार्टी उसको कस्टडी में भेज के प्रेशराइज नहीं करे कि या तो आप मेरे सेटलमेंट करिए, अदरवाइज मैं आपको जेल भेज दूंगा। ओके, तो इसलिए वो प्रोटेक्शन कोर्ट नॉर्मली देती है। इवन मैट्रिमोनियल केस में भी, जैसे मैट्रिमोनियल केस में कोर्ट ने अगर ये कहा कि आप सेटलमेंट का प्रयास करिए, भले ही 498A है या 307 का है या 326 है, ओल्ड IPC, तो ग्रीवियस हर्ट है, तो इस उसमें भले ही नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं ये, लेकिन कोर्ट प्रोटेक्शन देती है कि एटलीस्ट ताकि पार्टी ओपनली फैसला कर सके, तो वो प्रोटेक्शन कोर्ट हमेशा प्रयास करती है। बट ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन कोर्ट का है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर कैन नॉट बी ए वन सिंगल स्ट्रोक यू कैन से कि साहब दिस इज अ केस के जहां हमें मेडिएशन जाना है। मेडिएशन शुड नॉट बी यूज्ड एज ए एस्केप रूट आल्सो, तो वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ऑलराइट, सो जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से आप एज अ मीडिएशन में हैं, तो सर मीडिएटर अपॉइंट कौन करता है, आई मीन क्या, और इसके टर्म्स क्या होते हैं, लाइक हु कैन अपॉइंट अ मीडिएटर, मीडिएटर कौन बन सकता है, एंड व्हाट इज द वर्क मेनली, आप इसके बारे में बताइए।
देखिए मेडिएशन अभी तक प्रयास ये हो रहा है कि जो एडवोकेट्स हैं, लीगल नॉलेज है इनको, तो उनको एक सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी बनाई 2005 में। 2005 के बाद से सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन को मॉनिटर कर रही है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट एंड कंसिलिएशन कमेटी बनाई जिसको हम MCPC बोलते हैं। उन्होंने गाइडलाइंस दी। 2023 से पहले तक वही फॉलो कर रही थी सारे के सारे। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी मेडिएटर को बनने के लिए आपको 40 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अलग, अब तो अलग, सब अलग अलग जगह हाई कोर्ट्स के अंदर भी सेंटर्स बन गए हैं, उसमें आप मेडिएटर बन सकते हैं। इस मेडिएशन एक्ट का ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि और कोई इसका वो नहीं है। ट्रेनिंग के लिए खाली ये नहीं कि आप बैठ के आप किसी की मदद कर दें फैसला करने के लिए। इट्स नॉट दैट सिंपल एज दैट। देयर आर सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स कि आपको मेडिएटर होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये आप फॉलो करेंगे तभी मेडिएटर हो सकते हैं। न्यूट्रलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, फॉलोइंग द प्रोसीजर। आपको ये नहीं कि किसी के साथ भी आप जजमेंटल हो जाएं कि ही इज़ राइट, ही इज़ रॉन्ग। इफ यू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में सब किसे किसे पता रहता है? लाइक एक पार्टी हो, एक मेडिएटर है, एंड द अदर पार्टी कौन होता है इसमें? जिसके और किसी को नहीं, नो वन, द वन हु अपॉइंट्स ओनली। उस जो अपॉइंट करता है उसको भी नहीं पता होता। ओके, से लाइक a judge appoints A as a mediator. Now dispute is between B and C. So the A will hold a meeting, a session with A and B and C firstly. Then he will hold a separate session. A separate session होगा जो B से होगा A का। उस सेपरेट सेशन में मेडिएटर का सेपरेट सेशन होगा। उस सेपरेट सेशन में पार्टी जो है वो मेडिएटर से कुछ भी अपने प्रपोजल दे सकती है। मेडिएटर उनको प्रपोजल्स को कभी भी दूसरी पार्टी को नहीं बताएगा जब तक वो परमिट नहीं देंगे। वही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी पार्टी को भी सुनेगा, दूसरी पार्टी से भी कहेगा कि आपको क्या प्रपोजल देते हो आप, क्योंकि जब पार्टीज का विश्वास उस मेडिएटर के अंदर जमेगा तभी सेटलमेंट के लिए आदमी आगे बढ़ सकता है। और एक बार जब सेटलमेंट बन जाता है तो फिर सेटलमेंट लिख के उस पर दोनों पार्टीज के दस्तखत होते हैं एंड द मैटर इज सेंट टू द कोर्ट। ओके, फिर कोर्ट उसको ऑर्डर पास कर देती है। नाउ इट इज ए कोर्ट्स ऑर्डर। नाउ उसको फॉलो करना वो ऐसा ही है जैसे कोर्ट की डिग्री फॉलो करना। सर ये तो बात फिजिकली मैंने पूछी। ऑनलाइन मीडिएशन में कैसे फॉलो होता है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें कैसे मेंटेन की जाती है? ये कोविड के बाद ज्यादा स्टार्ट हुआ था, बिकॉज़ मैटर्स भी उसमें बहुत ज्यादा बढ़े थे। तो जी तो ऑनलाइन बल्कि बहुत जगह बहुत बार तो ऐसा होता है कि कोविड ने जरूर ऑनलाइन मेडिएशन को बहुत बूस्टअप दिया, बहुत बूस्टअप दिया। बल्कि देखा जाए नॉट ओनली मेडिएशन को ही बल्कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी ऑनलाइन सब कुछ स्टार्ट ऑनलाइन हो गया। बहुत समय से प्रयास हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की और लाइव स्ट्रीमिंग हो या वर्चुअली होने लगे। आज हिंदुस्तान भर में सुप्रीम कोर्ट के प्रयास के बाद से सुप्रीम कोर्ट तो बहुत एक्टिवली हो गई है, हाई कोर्ट्स बहुत एक्टिव हो गई हैं, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी वर्चुअल हो गई हैं। कुछ जगह प्रयास चल रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन एक माइंडसेट जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है। Now, whenever there is a virtual, with regard to mediation proceedings, whenever there is a virtual meeting, तो virtual में क्या करते हैं हम, हमेशा उसके एक norms होते हैं। We always say कि A, you have to fill up a form. A, you will not record it. A, you cannot use it elsewhere. Okay. क्योंकि फिजिकल वाले में तो फिर भी हमारे आपकी कन्वर्सेशन के बीच में हम एक रूम के अंदर हैं। जब आप वर्चुअल कर रहे हैं तो द अदर पार्टी कैन ऑलवेज रिकॉर्ड इट, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो वी ऑलवेज आस्क ए अंडरटेकिंग होती है कि वी विल नॉट यूज दिस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बिफोर एनीबडी। देन क्या करते हैं, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसमें आप क्या करते हैं कि एक पार्टी से अगर सपोज करिए आपको सेपरेट सेशन करना है तो सेपरेट सेशन के लिए दूसरी पार्टी को आप वेटिंग में डाल देते हैं। कुछ हमारे मेडिएटर्स हैं जो अभी भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि आप लॉग आउट ही कर लीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। अच्छा, मतलब एक पार्टी को फिर हटने कह देते हैं और फिर कहते हैं कि दोबारा उसको फिर दोबारा बुला लेंगे। तो फिर मेडिएशन कैसे हुआ सर, अगर एक पार्टी से बात ही नहीं हो रही है तो? नहीं, क्या करते हैं, मेडिएशन में एक हमारा सेपरेट सेशन होता है। ओके, जब भी सेपरेट सेशन होगा तो सेपरेट सेशन की दो टेक्नोलॉजी हैं। एक टेक्निक तो ये है कि उसको वेटिंग रूम में भेज देते हैं, बट मेडिएशन तो हिंदुस्तान भर में सब जगह हो रहा है।
बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो लोग इतने मेडिएशन के लिए इतने इफेक्टिव नहीं हैं, तो उनको पार्टीज को कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होता कि साहब वो तो अभी भी वेटिंग में है, कहीं वो सुन ना ले, कहीं उसको ना पता लग जाए। तो कई मेडिएटर्स हमारे उन लोगों ने इवॉल्व किया, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं दूसरी पार्टी को कि सर प्लीज़ आप लॉग आउट कर लीजिए और पहले हम इनको सेपरेट सेशन कर दीजिए, अब सिर्फ हम और आप ही हैं और कोई नहीं है जी। तो तब पार्टी को कॉन्फिडेंस होता है, तब वो अपना प्रपोजल देती हैं। इंटरनेशनली भी ये मेडिएशंस होते हैं ऑनलाइन, आई गेस। यस रादर इंटरनेशनल, उसमें बट तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नाम की भी तो कोई चीज होती है नहीं, सर, उसमें नहीं आती है? नहीं, इसी these are the areas where I put it, your question is twofold. One is जहां मेडिएशन सपोज करिए इंडिया में किया गया है, इंडिया की कोर्ट ने ऑर्डर किया है, भले एक पार्टी जैसे मैट्रिमोनियल है, मैट्रिमोनियल में हस्बैंड इज इन यूएस एंड द वाइफ इज इन इंडिया और वाइफ इज इन एल्सवेयर डिफरेंट कंट्री, लेकिन उनकी मैट्रिमोनियल पिटिशन यहाँ है किसी भी वजह से, तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए आप वहाँ कर सकते हैं, वर्चुअली करते हैं। सेटलमेंट के लिए, इवन सेटलमेंट के लिए भी कोर्ट्स जो हैं आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स को अलाउ कर देती हैं। वी हैव डन इट। तो वहाँ से ऑथेंटिकेशन मंगा लेते हैं, हम कॉमर्शियल मेडिएशंस कर रहे हैं, उस कॉमर्शियल मेडिएशन में सेटलमेंट हुआ, वो क्या करते हैं वहाँ से नोटरी ऑथराइज करके भेज देते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कर देते हैं, somebody authorizes and that settlement becomes an effective। तो वर्चुअली तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा केस वो हो सकता है कि जहाँ पार्टीज अपने एग्रीमेंट से करती हैं और एग्रीमेंट करने के बाद वो ये कहती हैं कि साहब वर्चुअली किया जाए, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, बल्कि आज बहुत प्रचलित होते जा रहे हैं। जरूर। तो सर सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में क्या इन्फ्लुएंस है मेडिएशन जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू, मतलब के लिए, आई मीन, एंड कुछ केसेस भी है जैसे सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ, तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट की मतलब इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? हाँ, सेलम इज द फर्स्ट वन जो सबसे पहले उन्होंने मेडिएशन किया जी, और एक दूसरा मेडिएशन में है जो माइलस्टोन कहा जाता है, वो है एफकॉन्स कंस्ट्रक्शन वाला, जहाँ उन्होंने जस्टिस रविंद्रन ने ये 2012 का है, इफ आई राइटली रिकलेक्ट, एफकॉन्स कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने पैरामीटर्स दिए कि कब मैटर्स में कर सकते हैं, कब मैटर्स में नहीं आ सकते, सेटलमेंट कहाँ कर सकते हैं। तो एफकॉन्स और सेलम में दे आर द लैंडमार्क, और धीरे धीरे ये प्रमोट होता जा रहा है जी। जैसे मैंने आपको नरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का बताया, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जस्टिस सीकरी का जजमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी आप कर सकते हैं, क्या स्टेज हो सकती है। BS जोशी है, ये मैट्रिमोनियल मैटर्स में है कि भले ही उसमें आप पार्टीज़ के बीच में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, उसमें सेटलमेंट किया जाता है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत एनकरेज कर रही है, और मैं ये कहूँगा जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया 307 वाला मैटर में 2 ब्रदर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, that matter settled just because of intervention of Supreme Court, just because of intervention of Supreme Court, right। और उसमें एक मैं था, एक दूसरी तरफ से और सीनियर काउंसिल थे, मिस्टर कपिल सिब्बल थे, तो कोर्ट के इंटरवेंशन से ही जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी और जस्टिस अजय रस्तोगी, both of them said के is there a possibility of settlement, तो उन्होंने मेडिएशन के लिए भेजा गया। Okay. So lastly, I am going to ask you, what are the future challenges of mediation jurisprudence? What will be the future challenges? And जो कुछ advocates जो आगे mediation को ही अपना career आगे बनाना देखना चाहते हैं mediation में, उनके लिए क्या? देखिए, हमारा जो ये advocacy का नया profession है, I've seen almost about, I'm close to 40 years into this profession. हमने धीरे धीरे इसको ग्रोथ करते देखा है, एंड द रीसेंट ग्रोथ में जो देखा है, ये नए लॉयर्स आ रहे हैं विद 5 years कोर्स से, डेफिनेटली आई बिलीव दैट दे आर गोइंग टू बिकम ए बेटर लॉयर्स, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज फार बेटर नाउ, एंड धीरे धीरे इसी वजह से इसके लॉ के फील्ड भी बहुत एक्सपेंड हो रहे हैं, और न्यू फील्ड्स आर बीइंग कमिंग, IT फील्ड आ रहा है, साइबर क्राइम्स आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन हैज बिकम वेरी एक्टिव, वेरी इफेक्टिव, एंड देयर आर लॉयर्स हु आर डेडिकेटेड फॉर आर्बिट्रेशन। नाउ दिस हैज डेवलप्ड जस्ट आफ्टर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 96 के बाद से आना शुरू हुआ, और डेडिकेटेड लोग आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं।
सिमिलरली वेस्ट के अंदर मेडिएशन, देर आर लॉयर्स हु आर डेडिकेटेड फॉर मेडिएशन. देर आर mediation lawyers, there are mediators. They can be work as a lawyer. They charge. Of course धीरे धीरे, पहले ही एक्सेप्टेबिलिटी, शुरू में रेजिस्टेंस था लॉयर्स के लिए कि साहब अगर फैसला ही हो गया तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा. बट इसमें मेडिएशन एक्ट में नए उसमें ये भी है कि लॉयर को भी फीस मिलेगी. ऐसा नहीं है कि इट शुड बी क्लोज्ड. मेडिएटर विल हैव अ फीस. मतलब मेडिएशन में अब अपना फ्यूचर देखा जा सकता है. Yes. बट सर जैसे केसेस राइज हो रहे हैं वक्त के साथ, मेडिएशन क्या उतना सक्सेसफुल रहेगा? ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा. अगर ये मेडिएशन होगा तो आप लुक, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग मल्टीफोल्ड. जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो सो मच विल बी द डिस्प्यूट्स एंड न्यू एवेन्यूज. 20 years back or 25 years when we came, ट्रिब्यूनल्स का हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं था. नाउ देयर इज अ सेपरेट आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, देयर इज अ सेपरेट एनजीटी, देयर इज अ सेपरेट सर्विस ट्रिब्यूनल्स. कैट अलग था और अलग कंपटीशन एक्ट है, आईबीसी एक्ट कोड आ गया अलग, एनसीएलटी आ गया, एनसीएलटी आ गया. एनसीएलटी में कंसिलेशन का और मेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट वो दिया गया है. तो देयर आर डेडिकेटेड. जैसे किसको पता था आपसे 10 साल पहले कि आईआरपी भी कोई एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कोई एक वो हो सकता था. ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा है. तो लॉयर्स आर कमिंग अप. फॉर द लॉयर्स इन मेडिएशन आल्सो विल गो, एंड डेफिनेटली आई सी एज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर इन मेडिएशन. थैंक यू सो मच सर. मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद आई गेस हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा होगा इस चीज़ से. एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें.